बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। हमने हमेशा तकरीर सुनी है कौमी असम्बली में या किसी भी सूबाई असम्बली में या सेनेट में, तो अरकान कहते हैं मुक़द्दस ऐवान, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली, ऐवान का तक़द्दुस। यही लोग कहते हैं वोट की इज़्ज़त बार बार। और ऐसे ही लोगों में से एक वोट की इज़्ज़त के रखवाले अता तारड़ ने गुज़श्ता रोज़ दरमियानी उंगली दिखाई पंजाब के ऐवान में खड़े होकर। मुल्क में सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़े ऐवान में खड़े होकर दरमियानी उंगली अता तारड़ ने दिखाई सीधे हाथ से, और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए इशारे को मजीद वाज़ेह किया और उल्टे हाथ में आईने पाकिस्तान की किताब अता तारड़ ने पकड़ रखी थी, क्योंकि उनको ऐवान से निकाला गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि ऐवान में एक स्ट्रेंजर मौजूद है, अजनबी मौजूद है, एलियन मौजूद है, निकालो ऐवान से। उन्होंने कहा कि इनको इज्जत के साथ ऐवान से लेकर जाएं। सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दिया। अता तारड़ ऐवान में मौजूद थे, निशानदही की गई तो कहा गया कि ये रुकन नहीं है, ये नहीं हो सकता ऐवान में। उन्होंने पहले जाने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दी कि निकाला जाए बाहर। सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दिया कि इनको इज्जत के साथ निकालें। नून लीग के लोगों ने घेरा डाल दिया कि नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद इजलास मुलतवी हुआ, वापस शुरू हुआ। अता तारड़ ने यह कहा कि वो एहतिजाजन जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान की किताब उन्होंने उठाई जो आप वीडियो देख रहे हैं, और कहा कि एहतिजाजन जा रहा हूँ इजलास से, और मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट पेश कर दिया जाए। और चले गए, और जाते हुए ये इशारा किया अता तारड़ ने। अता तारड़ का इशारा स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ नहीं है, स्पीकर के खिलाफ नहीं है। अता तारड़ का ये इशारा वोट की इज्जत के खिलाफ है। अता तारड़ का ये इशारा ऐवान के तक़द्दुस के खिलाफ है। अता तारड़ का ये इशारा जो क्लेम है मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर, ये उस क्लेम के खिलाफ है अता तारड़ का इशारा। और कहने वालों ने तो ये भी कहा कि अता तारड़ के जो दादा मरहूम हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ के लिए इसी तरह से इशारा कर दिया करते थे और इशारे पर अमल कर दिया करते थे। जब हयात थे ब्रीफ केस लेकर जाते थे। ये ब्रीफ केस वाला इल्ज़ाम कई जगहों पर यह बताया गया कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अता तारड़ ने जो काम किया है, एक वकील का काम, एक वज़ीर का काम, एक सियासतदान का काम, एक नौजवान का काम, किसी तौर मुनासिब नहीं था अता तारड़ का ये काम। तो एक तो ये काम किया अता तारड़ ने। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नहीं होगा इजलास जब तक चीफ सेक्रेटरी ऐवान में नहीं आएंगे, IG पंजाब ऐवान में नहीं आएंगे। जो उन्होंने पंजाब असम्बली के ऐवान में किया, पुलिस अंदर आई, आकर अरकान पर तशद्दुद किया, उसका हिसाब नहीं होगा, तब तक इजलास आगे नहीं बढ़ेगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह बता दिया। उन्होंने कहा बार बार इजलास मुलतवी करूंगा। आज फिर इजलास होगा। जो तय पाया उसके मुताबिक ये कि ये लोग आकर वजाहत देंगे। अब अल्फाज से खेला जा रहा है। माफ़ी मांगने की बात हुई थी, अब ये लोग वजाहत देंगे और वजाहत देते हुए कहेंगे कि अगर दिल आज़ारी हुई है तो फिर हम माफ़ी चाहते हैं। ये अगर बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ ये होता है, आप ऐसी की तैसी करें और उसके बाद कह दें अगर मेरे इस अमल से, मेरे इन लफ्ज़ों से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। घरों में घुस के औरतों बच्चों पर तशद्दुद किया, जिनको उठाने आए थे वो ना मिले तो उनके बाप भाई को उठा लिया, और फिर उसके बाद कहते हैं अगर ये हमारे यहाँ हुआ है। लोगों से उनका आईनी हक़ छीनने के बाद अगर, और फिर माफ़ी मांगी जाएगी, और ये माफ़ी जो है इस तरह से कबूल की जा सकती है। ये हमारे यहाँ की कहानी है, ये हमारी सियासत में होता है। और ये सियासतदान जो है ये मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह जाके मिल जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर मैंने गुज़श्ता रोज़ ख़ुद अपने लफ्ज़ों में लिखा था कि मुल्क के अवाम को जलील करके रख दिया, मुल्क के अवाम को जलील करके रख दिया, मुल्क के निज़ाम को अलील करके रख दिया। जो सदा का मुजरिम था और सदा का नाकारा, हम पे लाके वो पुतला डील करके रख दिया। यह है सूरत हाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। और इस सूरत हाल में अब आप ये देखिए कि जो पंजाब असम्बली का इजलास है ये बिलाखिर हो जाएगा, बजट पेश हो जाएगा, बजट की मंजूरी एक मरहला है, और उस मरहले में जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका मामला है। अगर ये दे दिए जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हमजा शहबाज का इस असम्बली से ये काम कर पाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अब इसके आसार नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब की गाली बड़ी डिस्कस हो रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऐवान की राहदारी में चलते हुए एक अदद गाली दे दी। अंग्रेजी का दूसरा लेटर, तीसरा लेटर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और गाली दे दी। हमारे बाद सहाफ़ी जो है वो एतराज़ कर रहे हैं। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए।
हमारे बाद सहाफ़ी एतराज़ कर रहे हैं कि असद कैसर साहब ने गाली दी थी। जिस रोज़ तहरीक अदम एतमाद वाला मामला था वो कामयाब हुई, असद कैसर साहब घर चले गए, स्पीकर की कुर्सी छोड़कर, फिर कासिम सूरी आए और एक शानदार तकरीर की थी उस रोज़ अली मोहम्मद ख़ान ने। उस रोज़ असद कैसर साहब ने एक गाली दी थी, यही गाली जो मिफ्ता इस्माइल ने दी है, अंग्रेज़ी का दूसरा लेटर और तीसरा लेटर, यही गाली असद कैसर साहब ने दी थी। और हमारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने भी वैसे ही गाली दे दी है, तो क्या फ़र्क रह गया। देखिए, मैं सही को सही, गलत को गलत कहने पर बिलीव करता हूँ। असद कैसर साहब ने जो गाली दी थी वो भी यही गाली थी, लेकिन असद कैसर साहब का कसूर ज़्यादा है, इसलिए कि असद कैसर साहब ने एजाज सैयद को गाली दी थी उनके सवाल पर। गो कि एजाज सैयद के सवाल के तरीके से मुझे इख्तिलाफ है, पीछे पड़ जाना, सवाल को दोहराते रहना, पीछे भागना और सवाल जो है वो दूसरे के मुंह में घुसेड़ना, जवाब हासिल करने की कोशिश करना, ये सही तरीका नहीं है। सहाफ़ी सवाल करता है, जवाब मिलता है तो ठीक, सवाल को दोहराता है, जवाब मिलता है तो ठीक, वगरना सहाफ़ी बताता है कि जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन आप पीछे पड़ जाएं और सामने वाला तंग आकर आप पर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दे दे जो मुनासिब नहीं है, तो सहाफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस जुर्म का हिस्सेदार बन जाता है। तो एजाज सैयद साहब ने असद कैसर साहब को बुरी तरह से तंग किया। असद कैसर साहब ने गलत किया था, गाली दे दी थी। मिफ्ता इस्माइल साहब के मुंह से जो निकला है वो फिसला है। उन्होंने फिर फौरी तौर पर ज़बान निकाल कर ये इजहार कर दिया कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, और मिफ्ता इस्माइल साहब से गलत हुआ है, इस बात का इजहार उन्होंने कर दिया था। इसलिए दोनों को बराबर नहीं करार दिया जा सकता। मिफ्ता इस्माइल साहब की गाली असद कैसर साहब की गाली से इस लिहाज से ज़रूर मुख्तलिफ है। गाली अव्वल इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस लिहाज से ज़रूर मुख्तलिफ है मिफ्ता इस्माइल साहब का कहा हुआ। इसके बाद कराची में क्या हुआ, ये जो कराची में बलोच स्टूडेंट्स डोडा और गमशद ये लापता हुए, इनके ख़ानदानों का ये कहना है कि ये अगवा हुए, और जिस तरह से ये गायब किए गए उसे अगवा ही कहा जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी का एक तरीक़ा है, गिरफ्तारी का एक कानूनी तरीक़ा है, वो कानूनी तरीक़ा इस्तेमाल नहीं किया गया। इनके ख़ानदानों ने एहतजाज किया और ये पंजाब, माफ़ कीजिएगा, सिंध असम्बली के बाहर मौजूद थे, ये एहतजाज कर रहे थे। इनके इस एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोल दिया। सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी ये बताते हैं कि ये धावा हुकूमत सिंध के अहकामात पर धावा बोला गया, और हुकूमत सिंध को कहीं और से अहकामात आए थे तो ये फिर हुकूमत सिंध इसकी वजाहत करे, लेकिन पुलिस ने धावा बोला और इन लोगों को जहां बैठे हुए थे गिरफ्तार किया। कॉलर से पकड़ के, घसीट के, उठाकर लेकर गए पुलिस वाले, और ये कहना है मुजाहिरीन का कि उनसे अच्छा सलूक नहीं किया गया, मारा पीटा गया, धक्के दिए गए, घसीटा गया और इन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया गया। एहतजाज बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक सिंध पुलिस ने छीना और इन लोगों को बाद में रिलीज़ कर दिया गया। एसएसपी साउथ ये कहते हैं कराची में कि हमने 28 लोगों को, 19 मर्द और उसके अलावा 9 औरतें, इनको गिरफ्तार किया था, बाद में रिलीज़ कर दिया। डोडा और गमशद भी इसके बाद रिलीज़ कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि ये लोग 7 जून को उठाए गए थे और फिर उसके बाद ये 14 जून को रिलीज़ किए गए हैं। तो ये जो 7 दिन ये लोग गायब रहे, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब होना चाहिए। इस तरह से किसी को गुमशुदा कर देना बहुत ही नामुनासिब है। ये लोग इस पर एहतजाज कर रहे थे, यह एहतजाज का हक छीना गया। बिलावल चुप, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, जमहूरियत के चैम्पियन, और जो मंजूर पश्तीन के लिए भी, जिनकी ज़बान पर, जिनके मवाद पर बड़ा एतराज़ होता है इदारों को भी, मंजूर पश्तीन के लिए भी ये लोग एहतजाज की गुंजाइश निकालते हैं। तो ये लोग बलोच तलबा के लिए, जो कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए एहतजाज की गुंजाइश नहीं निकाल सके। एक बात, उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें ये बराबर के शरीक हैं और उस पर चुप भी हैं। इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये चुप क्यों हैं। मरियम बीबी, जब इमरान खान की हुकूमत होती है तो ये बलोच स्टूडेंट्स के मुजाहिरे में पहुंच जाती हैं, उनके साथ बैठती हैं, और अब जब इन्होंने दोस्ती कर ली है और ये लोग सब चेरी ब्लॉसम बन गए तो अब ये चुप हैं। बलोच स्टूडेंट्स के इस मुजाहिरे पर ये लोग चुप हैं, ये लोग नहीं बोल रहे। ये साफ तौर पर सबूत है कि ये किस जानिब खड़े हैं, इन्होंने क्या किया है और इनकी डील कहाँ हुई है। तो ये लोग भी चुप हैं। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो जो कराची में नफीस नईम साहब अगवा किए गए थे, उनके अगवा की सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। उसमें एक पुलिस वाला है और सादा लिबास वाले हैं। वो उनको एक सुरमई रंग की, गालिबन सुरमई, ये सीसीटीवी फुटेज में कलर ऐसा ही नज़र आ रहा है, वीगो गाड़ी में डालकर लेकर गए थे। सुबह वो भी रिहा कर दिए गए। तो ये तरीक़ा जो है, तमाम सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये नामुनासिब है। किसी के ख़िलाफ़ कुछ है तो उसे बताइए, गिरफ़्तार कीजिए,
अदालत में सामने लाइए, साबित कीजिए और उसके बाद कानून के मुताबिक सलूक कीजिए। गिरफ्तार करना ये हक है, अदालत में पेश करना ये फ़र्ज़ है, और सबूत हो तो उसके बाद सज़ा देना ये मुनासिब है, लेकिन इसके सिवा कुछ भी मुनासिब नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।